हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में एक बड़ा इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गोरखपुर में। अगला है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? जो IIT कानपुर है ये 66वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथली PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, जैसे पिछले मंथ की यानी कि अक्टूबर मंथ की या सितंबर मंथ की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बेली के एसफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने? तो ये बन गए हैं सुभाष बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, उम्मीद जो योजना है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो योजना है ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। तो याद रखेंगे आप, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? तो ये जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं WHO की ओर से। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कितने और खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो 3 और खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगला है, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बेंगलुरु में। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, वाराणसी में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो परिकल्पना है इसको मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जो तमिलनाडु है इसके बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, औद्योगिक, खान पान, शिक्षा, मेडिकल, कृषि सहित अन्य सभी क्षेत्रों की संस्कृति और जो सभ्यता है उसका आदान प्रदान होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 17 नवंबर से तमिल समागम का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये जो तमिल समागम है ये 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और 1 महीने तक ये चलेगा। इस कार्यक्रम में 3000 लोग काशी में आएंगे। काशी में आयोजित इस कार्यक्रम को उत्तर और दक्षिण के संबंधों को और मजबूत करेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो तमिल समागम है ये किन राज्यों के बीच जो है किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपने देखा, इसका उद्देश्य ये है कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की जो सभी क्या हैं सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति हैं, उनका आदान प्रदान किया जा सके। यानी कि तमिलनाडु की जो संस्कृति और सभ्यता है उसे उत्तर प्रदेश में फैलाया जाए और जो उत्तर प्रदेश की हैं उसे तमिलनाडु में फैलाया जाए, यानी कि आदान प्रदान किया जाए। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ से आपको याद रखना है कि जो तमिल समागम है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और 1 महीने तक ये चलेगा। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, राज्य के कितने शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 7 शहरों में। दोस्तों, यूपी के 7 शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
नोएडा में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 150 एकड़ जमीन आवंटन भी की जा चुकी है। यूपी सरकार की योजना के तहत मेरठ, आगरा, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर रीजन में टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की योजना पर काम चल रहा है। और दोस्तों ये जो टेक्सटाइल पार्क होंगे ये निजी क्षेत्र के सहयोग से इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। पार्क में रेडीमेड फैक्ट्री, शेड, भूखंड, वेयर हाउसिंग सुविधाएं, टूल रूम, रॉ मटेरियल बैंक, टेस्टिंग और शोध व अनुसंधान के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यूपी में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है खोले जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि एक जो टेक्सटाइल पार्क है जो कि नोएडा में बनेगा वो जो है उसके लिए भूमि आवंटित भी की जा चुकी है। ठीक, तो इसके अलावा 7 और टेक्सटाइल पार्क जो है यूपी में खोले जाएंगे। कौन कौन शहरों में, तो यहाँ पर आपने ये 7 शहरों के नाम देखे, मेरठ, आगरा, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर। तो यहाँ से याद रखेंगे आप 7 टेक्सटाइल पार्क यूपी में खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 4.2%। दोस्तों हाल ही में क्या है, बेरोजगारी की एक रिपोर्ट जारी की गई है। देश में ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। इसे अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर के 7.77% पहुँच गई है। अक्टूबर महीने में पूरे देश की यहाँ पर बात की गई है, जो बेरोजगारी दर है वो 7.77% पहुँच गई है। CMIE की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जो बेरोजगारी दर है उसके मामले में जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड में हालात बेहतर हैं। यानी कि बेरोजगारी दर के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी कम है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें यूपी में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है, तो 4.2, दिल्ली में कितनी है तो 6.7 और उत्तराखंड में 3.4% बेरोजगारी दर रही। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो यहाँ से आप नोट करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो किस राज्य में है, तो वो है हरियाणा में। हरियाणा में है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, यहाँ से आप इसको नोट करेंगे। और दोस्तों हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी रही है ये बात भी आप याद रखेंगे, तो 31 यहाँ से आपको याद रखना है 31.8% ये जो है हरियाणा की दर है, बेरोजगारी दर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान आता है 30.7%, वहीं और इसके बाद देखें तो जम्मू कश्मीर 22.4%। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है 31.8%। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे है, तो सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में जो मध्य प्रदेश है ये पहले स्थान पर आता है और यहाँ पर 0.8% बेरोजगारी दर रही। यानी कि मध्य प्रदेश ये टॉप पर है, यहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी दर है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो 0.9% के साथ छत्तीसगढ़ ये दूसरे स्थान पर है, यानी सबसे कम बेरोजगारी के मामले में। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर रोजगार के हालात कैसे हैं, बेहतर हैं। तो यहाँ से आपको सभी बातें याद रखनी है। देश की अक्टूबर महीने में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी हो गई है, तो 7.77%। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो हरियाणा इसमें नंबर 1 पे आता है बेरोजगारी दर के मामले में, सबसे ज़्यादा 31.8%। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे है, तो सबसे कम है मध्य प्रदेश में, यानी यहाँ पर जो है रोजगार के जो हालात हैं वो बेहतर हैं। ठीक है, यूपी का भी याद रखेंगे 4.2%, दिल्ली का है 6.7% बेरोजगारी दर। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सड़क परिवहन निगम ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, केरल। दोस्तों केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि KSRTC ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि KSRTC ने अपनी सिटी सर्कुलर सर्विस यानी CCS और ग्राम वंडी परियोजनाओं के लिए पुरस्कार जीता है। CCS यानी कि सिटी सर्कुलर सर्विस
सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर की श्रेणी में जीत हासिल की, जबकि ग्रामवंडी ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक भागीदारी के साथ परिवहन योजना की श्रेणी में जीत हासिल की है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि किस राज्य के परिवहन निगम ने जो है देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने, यानी कि KSRTC ने। तो यहाँ से आप इसका नाम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, PV सिंधु ने। दोस्तों, हाल ही में जो PV सिंधु हैं, इन्होंने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, याद रखेंगे, फिट इंडिया मूवमेंट के फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के तहत जो शुभंकर है तूफान और तूफानी इसको लॉन्च किया। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा। कब होगा? 15 नवंबर 2022 को स्टार्ट होगा, जिसमें एक महीने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों तक विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे और स्कूल बिरादरी के बीच इसके महत्व की पुष्टि करेंगे। यानी कि ये जो स्कूल वीक है, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो स्कूल हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिटनेस के बारे में जागरूक किया जाएगा, खेलों के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो ये सब यहाँ पे जो है कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था और इसी वर्ष दिसंबर में अभियान के वार्षिक कार्यक्रम फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि स्कूल फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए जो शुभंकर है वो कौन सा रहा? तो तूफान और तूफानी शुभंकर है 2022 के लिए। ये जो शुभंकर है इसको लॉन्च किसने किया? तो PV सिंधु ने इसे लॉन्च किया। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। और जो फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण है ये 15 नवंबर 2022 को स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किसे अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, नीरज चोपड़ा को। दोस्तों, स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा हैं इनको अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया। ठीक है, याद रखेंगे, मैत्री राजदूत इनको नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा ने अक्सर टूर्नामेंट और प्रशिक्षण के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा की है और इस बार उनका सीजन समाप्त होने के बाद भारतीय खेल आइकन ने देश में आराम करते हुए अपने दिन बिताए, जो कि उन्हें सबसे अच्छा लगता है, एड्रेनालाइन पंपिंग प्राप्त करना। चोपड़ा ने जिन शीर्ष स्थलों का दौरा किया है उनमें इंटरलेकन, जर्मेट और जिनेवा भी थे। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किस देश ने जो है अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। तो याद रखेंगे आप, स्विट्जरलैंड पर्यटन ने जो नीरज चोपड़ा हैं इन्हें अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। अगला है, भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, वीरांगना सेवा केंद्र। दोस्तों, हाल ही में शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ा काम किया। हाल ही में भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की है। इस विंडो पर शहीदों की पत्नियां अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगी। साथ ही यहां शिकायतों के आवेदन को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक देखने की सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों, ये एक बड़ा काम है। अभी तक क्या है, आपने सुना होगा, कई बार ऐसा न्यूज़ में आता है कि कोई सैनिक है, ठीक है, कोई सैनिक है, वो शहीद हो जाता है, उसके बाद जो उसकी पत्नी है, अगर उसको कोई समस्या है तो कई बार उन्हें जो है अपनी समस्या को लेकर के चक्कर काटनी पड़ती है थाने के। तो इससे क्या है, कई बार उनकी जो समस्याएं हैं वो समाधान भी नहीं होता है। तो ऐसे में क्या है, कई सारी ये समस्याएं सामने आई। तो इसी के चलते जो भारतीय सेना है इसने एक बड़ा कदम उठाया और वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की है। अब ये जो वीरांगना सेवा केंद्र है, यहाँ पर ये जाएंगी महिलाएं और ये जो है अपनी शिकायतें दर्ज करेंगी और जल्द से जल्द इनका निस्तारण किया जाएगा। और इसके साथ ही वो जो है इसे ट्रैक भी कर सकेंगी कि हमारी जो समस्या है वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है, और इसका फीडबैक भी उन्हें देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे आप, वीरांगना सेवा केंद्र नाम से जो है एक क्या किया है, एक सुविधा शुरू की गई है।
अगला है वर्ष 2022 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए किस कथाकार के नाम की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जयनंदन। दोस्तों श्रीलाल शुक्ल पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखेंगे आप श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। इसके लिए जो है उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के वर्ष 2022 के कथाकार जयनंदन के नाम की घोषणा की गई। 26 फरवरी 1956 को बिहार के नवादा जिले के मिल्की गांव में श्री जयनंदन का जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। तो याद रखेंगे साल 2022 के लिए इन्हें जो है किस अवार्ड के लिए नामित किया गया, तो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए इनको नामित किया गया। अगला है दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं जो कि 2021 और 2022 के हैं और इनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हम जल्दी से जो है रिवाइज करते हैं। तो एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का डेनिस सुल्वन को मिला जो कि अमेरिका के हैं। 2021 का लास्टेलो लोवास को मिला जो कि हंगरी के हैं। मिस यूनिवर्स 2021 कौन रही, तो हरनाज कौर संधू ये मिस यूनिवर्स 2021 रही। मिस वर्ल्ड 2021 कौन रहा, तो कैरोलिना विलावस्का ये जो है मिस वर्ल्ड 2021 रही। दोनों याद रखेंगे, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड 2021 की हैं। हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स और कैरोलिना विलावस्का मिस वर्ल्ड। प्रित्जर पुरस्कार 2022 ये फ्रांसिस केरी ने जीता। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में अगर हम देखें तो बेस्ट एक्टर का रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन को मिला है मिमी फिल्म के लिए और फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है पुष्पा द राइज। तो ये अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2022 का ये किसको मिला, गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए। और 2021 का तो डेविड डियोप को। पुस्तक कौन सी है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक, याद रखेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप, 2022 गीतांजलि श्री। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2022 का सेहान करोड़ा तिलका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए और 2021 का डेमन गलोट को द प्रॉमिस के लिए। दोनों याद रखेंगे 2021 और 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक इनकी रचना है और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। तो ये अवार्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है निमोनिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल 12 नवंबर को कौन सा दिवस होता है, विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है इसका उद्देश्य क्या है, तो निमोनिया के बारे में, जो निमोनिया बीमारी है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और इस बीमारी के होने के क्या कारण हैं, इसका क्या इलाज है, इन सब से व्यक्तियों को जागरूक कराना, यही इसका उद्देश्य है। इससे क्या होगा, तो लोग इसके लक्षणों की पहचान करके समय से इलाज करवा सकेंगे। इस वर्ष की थीम क्या रही विश्व निमोनिया दिवस की, तो निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, ये जो है इसकी थीम रही है साल 2022 की। यानी कि इसका अर्थ क्या है, तो निमोनिया सभी को प्रभावित करता है ताकि वैश्विक रूप से इस पर जागरूकता बढ़ाई जा सके, ये इसकी रही है थीम। तो याद रखेंगे 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है। ये घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने जो है क्या कहा है कि दिसंबर 2023 तक जो ओडिशा है ये झुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी झुग्गियों का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा। श्री पटनायक ने राज्य के झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के 5 नगर निगमों में ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। इसके लिए किसके लिए, झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार देने के लिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जागा मिशन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसमें टाटा स्टील फाउंडेशन तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है, तो याद रखेंगे आप, आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा ने ऐसी घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे
13 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, विराट कोहली। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप पर टाइम पर पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।